तो आज का चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेव मोशन। वेव मोशन चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन नया है और इसके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं है। थोड़ा थोड़ा जानकारी होगा अभी स्कूल लैम्बडा वगैरह, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। आपको वेव के बारे में जो जानकारी है वो हम जो पढ़ाने वाले हैं उसका हार्डली 1% है। तो इतना सारा नया चीज आप सीखोगे, समझोगे, तो इसलिए डिफिकल्ट लगेगा, नहीं तो थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। बहुत सारा नया चीज को याद रखना पड़ता है उसमें। इट ऑल स्टार्ट्स विथ व्हाट इज ए वेव, व्हाट यू कॉल एज ए वेव। तो लेट मी एक्सप्लेन हियर। मैं क्या करता हूं, आई राइट इन दिस पेज। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ब्लॉक रखा है, ध्यान से देखो। सपोज मैं एक बुलेट यहां से फायर करता हूं, दिस ब्लॉक वाज केप्ट ऑन द फ्लोर, द बुलेट वाज फायर्ड। अब ये बुलेट गया, जाके इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था, तो ये बुलेट काइनेटिक एनर्जी लेके गया, इसके अंदर घुस गया। जैसे घुस गया फिर दोनों मिलके चलने लगे। अब ये ब्लॉक के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आया कहां से? यहां से, जहां से हम इसको फायरिंग किए, यहां से इसको हम फायरिंग किए तो यहां से गया। सो एनर्जी गोज फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन दिस ब्लॉक मूव्स। बट व्हेन द एनर्जी वाज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, द कैरियर वाज आल्सो मूविंग, द बुलेट was carrying the energy and reaching here. What you say? Energy is transferred and simultaneously matter is also transported. कुछ सामान भी जा रहा है और एनर्जी उसके अंदर बैठ के जा रहा है। दिस इज ऑर्डिनरी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। किसी को फेंक के मारना, कुछ भी करना, बम ब्लास्ट करना, वो सब क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। देन व्हाट इज वेव? वेव इज nothing but transfer of energy without transport of matter. मैटर नहीं जाएगा, एनर्जी जाएगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो साउंड एनर्जी है वो आपके पास पहुंच रहा है, बीच का मीडियम मूव नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज स्टेशनरी, है ना। सपोज हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रिंग है और मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर रखा गया है। मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को यहाँ पर मार दिया, I supplied the energy here. हिलते डुलते ये आएगा 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 आएगा, थोड़ी देर के बाद this paper of piece will be thrown out. When this paper piece is thrown out, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से आया? मैं तो दिया, यहाँ से यहाँ पर गया। क्या मीडियम मूव कर गया? नहीं, मीडियम अपनी जगह हिल डुल रहा था, लेकिन एनर्जी आगे जा रहा था। So these are the cases where the energy is transferred from one point to other without transport of matter. So wave is defined as the phenomenon of transferring energy from one point to other without transport of matter. Clear? तो जहां पर भी देखेंगे हम एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बीच का मीडियम मूव नहीं कर रहा है, तो हम उसको एक वेव कह सकते हैं। So let us start with the definition. Definition क्या देखिए, जो important points, I am writing the important points. Wave is propagation of energy. Wave is propagation of energy from one point to other without transport of matter. Transport of matter. मैटर मूव नहीं करेगा, लेकिन मैटर में एक टोटी होता है कि दो टोटी होता है? दो होता है। विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, मैटर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, लेकिन मूव करेगा, एनर्जी मूव करेगा, उसको हम कहेंगे वेव। तो एग्जांपल्स पे ले सकते हैं। एग्जांपल में हम कहेंगे लाइट, हम यहाँ से टॉर्च लाइट जलाए, लाइट एनर्जी रीचिंग सम अदर पॉइंट, बीच का मीडियम कुछ मूव नहीं कर रहा है। कहो साउंड, नहीं, कहो वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग, vibration in a string. These are all waves. समझ में आया? वेव एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जाता है। अब ये जो वेव है उसको हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
waves are of two types. पहला हुआ नॉन मैकेनिकल टाइप, नॉन मैकेनिकल, और इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरा हुआ मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं? इफ a wave needs a medium to propagate from one point to other, then it is called mechanical wave. इसको हम कहेंगे मैकेनिकल वेव। कोई मीडियम की जरूरत है, मीडियम मूव नहीं करेगा। जैसे आप ग्राउंड से छत पे जाना चाहते हो, एक सीढ़ी की जरूरत है, बिना सीढ़ी के आप नहीं जा सकते हो, सीढ़ी मूव नहीं कर रहा है, लैडर इज नॉट मूविंग, सो बट यू नीड ए मीडियम टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। वो मीडियम नहीं रहेगा तो हम जा नहीं पाएंगे। कुछ वेव है जो खुद फुदक जाएंगे और इतना जोर से फुदक जाएंगे, जंप कर लेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। उनको कोई सीढ़ी की जरूरत नहीं है, लैडर की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, बाय देयर ओन एनर्जी दे विल जंप। तो हम क्या कहेंगे, अगर किसी एक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई मीडियम की जरूरत है तो उसको हम कहेंगे मैकेनिकल वेव। इसका एग्जांपल हुआ अभी देखे थे। क्या अगर हम ये सारा एग्जांपल को देखेंगे आप लोग सोच पाओगे इनमें से किसको किसको मीडियम की जरूरत है? वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग कंटिन्यूअसली रहेगा तभी वेव एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। सिमिलरली साउंड इज आल्सो ए मैकेनिकल वेव, इट नीड्स ए मीडियम। जिसे हम बोलते हैं आपके पास आवाज पहुंचता है क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ गैसियस मीडियम है। अगर किसी तरह से आपके और हमारे बीच के जो एयर है उसको इवैक्यूएट कर दिया जाएगा तो इधर बम ब्लास्ट भी करेगा तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगा। ठीक है ना? देखो सन में इतने सारे एक्सप्लोजन हो रहे हैं लेकिन सन से लाइट तो यहाँ पर पहुंच रहा है, सन का साउंड तो नहीं आ रहा है, बिकॉज बिटवीन सन एंड अर्थ देयर इज एम्पल स्पेस जहां पर कुछ भी नहीं है। सो साउंड ऑफ सन इज नॉट रीचिंग हियर, ओनली लाइट इज रीचिंग बिकॉज साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। तो साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। और क्या हो गया? वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, ये सारा जो है मैकेनिकल वेव है। और अगर कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, इफ नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, if no medium is required for propagation, the wave is called non-mechanical or electromagnetic wave। non-mechanical और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है? इंटरेस्टिंगली आप देखोगे सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर एक जैसा है। जैसे हम कहेंगे लाइट, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, सन से निकल रहा है और तब पहुंच रहा है, रास्ते में कोई मीडियम है ही नहीं, इज एबल टू कम। लाइट को हो, एक्सरे को हो, गामा रेज को हो, अल्ट्रावायलेट रेज को हो, एनी रे, ठीक है, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट हुआ, एक्सरे हुआ, आपका रेडियो वेव हुआ, जितने सारे वेव है वो सारे नॉन मैकेनिकल है, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसीलिए तो रेडियो वेव को हम लोग सैटेलाइट से पकड़ के फिर से हाथ पे छोड़ते हैं, बीच में कोई मीडियम है नहीं। आप अगर अर्थ की एटमॉस्फेयर की बाहर चले जाओगे और आपके बगल में भी कोई खड़ा है, आप जोर से चिल्ला के उसको बुलाओगे, he will not be able to hear you because there is nothing in the space। जब तक उसको आप फिजिकली धक्का नहीं मारते हो आपको जान नहीं पाएगा। ठीक है? बट लाइट कैन पास थ्रू ए मीडियम विदाउट इन स्पेस वेयर देयर इज नो मीडियम। तो ये जो वेव का दो ब्रॉड डिवीजन हुआ, एक हुआ मैकेनिकल वेव, एक हुआ नॉन मैकेनिकल वेव। ये हमारा क्लास 11 का कोर्स है।
ये जो नॉन मैकेनिकल वेव है ये एक बड़ा चैप्टर है क्लास 12 में, इन द नेम ऑफ वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, आप लोग ऑप्टिक्स तो पढ़े होंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, ये क्लास 12 की पढ़ाई है। तो जानकारी हो गया कि वेव को ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। ठीक है, ये जो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव को किसी एक मीडियम में जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। थ्रू ए मीडियम हाउ इट प्रोपेगेट्स, कैसे जाता है? जैसे सोचो कि यहाँ पर ढेर सारे लोग लाइन पे खड़े हैं, ये ढेर सारे लोग ऐसे लाइन पे खड़े हैं। ठीक है, और क्या हुआ? यहाँ पर एक गड्ढा हुआ है और ये देख रहा है सभी क्या है। कोई बदमाश लड़का आया, पीछे वाले को एक धक्का लगाया, तो ये इसको मारा, ये इसको मारा, ये इसको मारा, ये इसको मारा, पता चला ये देखने वाला गड्ढे में गिर गया। तो इसका एनर्जी यहाँ के पास पहुंचा। क्या ये लोग फिजिकली मूव किए? नहीं, ये सब अपनी जगह पे होके थोड़ा ऐसे हिल गए थे। नहीं, वो हिल डोल रहे थे लेकिन मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन चाहे जितना लंबा लाइन बने, एनर्जी ये इसको मारेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे करते करते एनर्जी आगे पहुंच गया। तो आप कहोगे वेव चला गया। तो फिजिकली द एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, बट मैटर इज नॉट मूविंग। कैसे गया? क्योंकि ये सारे हिलने डुलने के लायक थे। मान लो इनमें से कोई एक बच्चा एक खंबा को पकड़ के, कस के पकड़ के खड़ा था। अब इसको आप धक्का दोगे, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये तो खंबा का पड़ा है, ये हिलेगा नहीं, तो इसके ऊपर एनर्जी मिलेगा? इसको नहीं मिलेगा एनर्जी। दैट मीन्स द एनर्जी इज गोइंग बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। इफ किसी तरह से मीडियम की पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पा रहे तो एनर्जी आगे नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या कहेंगे? ए मैकेनिकल वेव, a mechanical wave propagates by vibration of particles of the medium, particles of the medium। ठीक है, द रेट ऑफ प्रोपागेशन मतलब कितना कन्वीनियंटली ये वेव जा रहा है। रेट ऑफ प्रोपागेशन डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम्स, डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये स्टेटमेंट को बाद में हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे और बेहतर चीजें इसके अंदर से निकलेगा व्हेन वी सॉल्व द स्टेटमेंट। तो क्या देखिए, मैकेनिकल वेव प्रोपेगेट्स बाय वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अगर किसी एक मीडियम की पार्टिकल वाइब्रेट करने के लायक नहीं है तो उनके अंदर से ये एनर्जी नहीं जा सकता, है ना। जैसे मैं बताया कि एक स्ट्रिंग लगा है, स्ट्रिंग लगा है, आप यहाँ पर कोई एक वेव बना दिए, पता चला वो हिलते दुलटे यहाँ तक आके कुछ देर समय के बाद यहाँ पर वेव पहुंच गया, एनर्जी यहाँ पर पहुंच गया। मान लो बीच में खंबा है, स्ट्रिंग को यहाँ पर टाइट से बांध दिए, अब ये पार्ट स्ट्रिंग का वाइब्रेट नहीं कर सकता। अब जब इसको धक्का दोगे वेव तो आएगा, क्योंकि ये पॉइंट वाइब्रेट नहीं कर सकता, इधर तो एनर्जी नहीं जाएगा। इफ द पॉइंट इज एबल टू ऑसिलेट देन ओनली इट कैन ट्रांसफर द एनर्जी। तो यहाँ पे एक चीज तो तय हो गया कि ये जो एनर्जी प्रोपागेट कर रहा है, इट इज प्रोपागेटिंग बाय वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब ये वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करके मैकेनिकल वेव को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हाउ द वाइब्रेशंस आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको मैं बाद में और भी इलस्ट्रेट करूंगा और भी डिटेल्स में बताऊंगा, फिलहाल इतना ही है। नंबर 4, द if the vibrations are along direction of propagation of wave, then
it is called a longitudinal wave. longitudinal wave. तो जो मैकेनिकल वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसको कब कहेंगे? जब पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जस्ट लाइक अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये एग्जांपल लिए थे, ढेर सारे बच्चे एक जगह खड़े थे, क्या हुआ, या फिर ले लो कि यहाँ पर ढेर सारे बॉल से रखा गया था, सिमिलर स्टील बॉल्स रखा गया था। आपने क्या किया, एक बॉल इसको लाके धक्का दिया। अगर ऑल सिमिलर बॉल से कोलिजन और इलास्टिक तो होगा क्या, ये बॉल इसको मारा, ये इसको मारा, ये इसको, अल्टीमेटली आप देखोगे ये बॉल निकल के चला गया, बाकी सब अपनी जगह है। हुआ क्या प्रैक्टिकली, ये बॉल अपनी जगह ऐसे ऐसे हिल रहा था, ये ऐसे है कि नहीं, ऐसे ऐसे हिल रहे थे। सो यू सी ईच पार्टिकल वाज ऑसिलेटिंग लाइक दिस and the energy was going in this direction. So the vibrations, the oscillations are along the direction of propagation of wave. You call it a longitudinal wave. समझ में आ रहा है? पार्टिकल मीडियम का वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव ऐसे जा रहा है और पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे हम देखें कि बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, पीछे वाले बच्चे को धक्का दे दिया, आगे वाला गिर गया। या फिर सोचो कि एक बहुत बड़ा सा स्प्रिंग रखा है, एक हेवी स्प्रिंग रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, और क्या किया, यहाँ पर एक हैमर लाके हैमरिंग कर दिए, मार दिया, ये दबेगा, फिर खुलेगा तो दबेगा, ऐसे 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 होते 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 कुछ समय के बाद यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है तो उसको भी एनर्जी देगा, वो भी थोड़ा सा हिलने डुलने लगेगा। क्या हो रहा है प्रैक्टिकली, एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड द मीडियम पार्टिकल्स आर ऑल वाइब्रेटिंग लाइक दिस। तो व्हाट टाइप ऑफ वेव इज गोइंग, longitudinal wave. So what is longitudinal wave? When the direction of vibration is along the direction of propagation of wave, तो उसको हम कहेंगे longitudinal wave. longitudinal wave का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो गया, longitudinal wave का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो गया, साउंड वेव। साउंड वेव इज ए longitudinal wave. वैसे ढेर सारे longitudinal wave है, समझने के लिए आपको कन्वीनियंट लगेगा, मैं बता रहा हूँ साउंड वेव। Here I am talking, the sound wave is reaching you, the medium between you and me, आपके और हमारे बीच के जो एयर पार्टिकल्स है, they are all oscillating along the line joining you and me. ठीक है, आप अगर कोई बहुत बड़ा सा साउंड बॉक्स के सामने खड़े रहोगे और वो हाई बास में वो बज रहा होगा, हाई बेस में, तो देखो जब धप धप कर लगेगा कि पीछे से धक्का दे रहा है कि नहीं, it just pushes। तो उसमें साउंड वेव में क्या होता है, the particles, air particles oscillate along the direction of propagation of wave। ठीक है, तो this is what is called longitudinal wave। तो किसको longitudinal wave कहेंगे, इतना तो समझ में आ गया कि कोई मैकेनिकल वेव कैसे चलता है, by oscillations और vibrations of the particles of the medium। बिना मीडियम का वो जा नहीं सकता। और जब पार्टिकल के मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं along the direction of propagation of wave, you call it a longitudinal wave। And if the particles vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave, then it is called a transverse wave। It is called a transverse wave। ये छोटे मोटे चीजें आप लोगों को क्लास 10 से मालूम है, लेकिन मैं यहाँ से ही शुरू करूंगा तो फिर मैं ऊपर तक पहुंचा पाऊंगा। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, जो अभी अभी देखे, कोई स्ट्रिंग में आप इसको धक्का दे दिए तो ये वेव ऐसे से गया, मतलब क्या, स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगा। कुछ समय के बाद यहाँ पर जो पीस ऑफ पेपर रखा गया था वो फेंका गया, मतलब wave is going in this direction, particles are all vibrating perpendicular to the direction of propagation of wave। तो ये कौन सा वेव बन गया, this becomes a transverse wave। तो एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, it is a vibration in a string, vibration in a string। अच्छा, कोई दूसरा एग्जाम्पल जो आप बहुत पॉपुलर देखे हो, कभी इमेजिन किए हो कैसा होता है, ड्रम बजाने से तो साउंड वेव आ गया,
अभी अगर हम देखेंगे कोई मान लो कोई पॉन्ड में वाटर रेस्ट में एक छोटा सा पत्थर डाल दो, क्या होगा? हाँ, जो वेव बनेगा सरफेस में जो वेव बनेगा वो ऐसा 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 होते होते जाएगा। मतलब अब देखो कि मान लो कि यहाँ पर पानी में पत्थर डाल दिए तो देखो कि हिलते डुलते पानी किनारे तक जा रहा है, बट द वाटर इज नॉट फिजिकली मूविंग, इट इज जस्ट ऑसिलेटिंग एट दिस पॉइंट। अगर समझने के लिए आपको लगेगा कि हो सकता है पानी जा रहा है, समंदर में जो वेव दिख रहा है और हम जो वेव बोल रहे हैं वो डिफरेंट है। द वेव इन द सी इज कैरिंग वाटर विथ इट, है कि नहीं? इतना सारा पानी आता है कि किनारे पे चढ़ जाता है। मैं बात बोल रहा हूं कि कोई एक पॉन्ड है, उसमें एक पीस ऑफ थर्मोकूल फ्लोट कर रहा है। थर्मोकूल से 1 मीटर दूरी पे आप एक पत्थर डालो, जैसे अंदर गया वेव बनेगा, वेव बनेगा, वेव बनेगा। देखने से लगेगा कि पानी जा रहा है, लेकिन देखोगे अगर पानी जाता होता तो थर्मोकूल के पास में जाते जाते थर्मोकूल को बहा के ले जाता। आप देखोगे थर्मोकूल अपनी जगह ऐसे ऐसे हो गया और इसका नीचे से वेव पार हो गया। मतलब द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नॉट मूविंग, only the energy is propagating by vibrations of the particles of the medium। समझ में आया क्या? तो उसको हम कौन सा उसको क्या कहेंगे? वेव ऐसे जा रहा था, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, मतलब ये कौन सा वेव बन गया? ट्रांसवर्स वेव बन गया। तो हम ये कहेंगे वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। दूसरा हुआ कि इन स्ट्रिंग, दूसरा हुआ वेव्स एक on the surface of a pond, ठीक है? ये सारा हो गए क्या? These are all called transverse waves, ठीक है? तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या है समझ में आ गया, और हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, I'm slowly going to the mathematical part to it। तो हम लोग अभी देख लिए व्हाट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हाट इज ए ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी एक मीडियम के अंदर से जाएगा तो कैसे जाएगा? लेट अस थिंक। कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव जब जा रहा है किसी एक मीडियम के अंदर से, तो आप देखोगे इसमें मान लो कि ये एक स्प्रिंग है, इसको अगर आप धक्का दिए ये पास कंप्रेस हो गया, मान लो कि इसको हैमर लाके यहाँ से मार दिए तो सडनली ये पार्ट कंप्रेस हो जाएगा, ये पार्ट कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन जब ये खुलेगा, खाली एक तरफ को नहीं, इधर को भी खुलेगा, तो इधर को भी खुलेगा। जब इधर को खुलेगा ये पार्ट कंप्रेस हो जाएगा, ये जब खुलेगा ये पार्ट कंप्रेस हो जाएगा। तो देखोगे इसमें स्प्रिंग में ऐसे 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 होते होते एनर्जी जा रहा है। और अगर यहाँ पर कोई एक ब्लॉक लगा है, थोड़ी देर के बाद देखोगे ये ब्लॉक भी हिलने डुलने लगा, क्योंकि एनर्जी को मार यहाँ से एनर्जी दिए तो ये एनर्जी इसके पास पहुंचा। कैसे गया? The particles were going by compression and rarefaction of the medium। compression and rarefaction, compression मतलब पास पास आ जाना, rarefaction मतलब दूर दूर हो जाना। by compression and rarefaction of the medium ये मूव करता है। अगर कोई मीडियम कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेस होने से उसको वापस आने का टेंडेंसी नहीं है, there is no bulk modulus of rigidity। bulk modulus of rigidity मतलब कोई बॉडी का वॉल्यूम को कम करने से, छोड़ने से अगर खुद वापस आ जाता है पुराना वॉल्यूम में, हम कहेंगे ये बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। उसके पास कोई टेंडेंसी है टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है? तो अगर कोई चीज को कंप्रेसिबल नहीं है या फिर कंप्रेस करो तो वो रिस्टोर नहीं करता है। मान लो कि एल्युमिनियम का बनाया हुआ स्प्रिंग, एल्युमिनियम इतना बड़ा स्प्रिंग था, दबा देंगे तो छोटा होकर रुक जाएगा, है कि नहीं? तो अगर इसको धक्का मार देंगे, पता चला ये दब गया, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वापस नहीं आ रहा है, उसके पास वापस आने का, रेरिफाई होने का कोई टेंडेंसी है नहीं। तो जो मीडियम आसानी से कंप्रेस और रेरिफाई हो पाएगा उसके अंदर से ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव जा पाएगा। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे जाता है? पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में होते हैं, जिस डायरेक्शन में एनर्जी जाता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। जो मीडियम इजीली कंप्रेस हो पाएगा, रेरिफाई हो जाएगा, उसके अंदर से हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव जा पाएंगे, नहीं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं जा पाएंगे। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव किसके अंदर जाएंगे? सोचो कि एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग को ये इधर दोनों तरफ से बंधा हुआ है। अब ये स्ट्रिंग का अपना लेंथ है, ये स्ट्रिंग का अपना लेंथ है। कोई इलास्टिक स्ट्रिंग सोचो, आपको समझने में आसान होगा। अगर मैं इसको ऐसे मारता हूं मतलब क्या हुआ? इंस्टेंटली मैं इसका शेप को ऐसे कर दिया,
इंस्टेंटली मार के इसका शेप को ऐसे कर दिया, ऐसे यहाँ पे मार दूंगा तो पूरा शेप तो नहीं उठेगा, जहां पर मारा वही वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। तो स्ट्रिंग का इफेक्टिव लेंथ ज्यादा हो गया, क्योंकि लेंथ ये था, अब लेंथ ज्यादा हो गया। तो कोई चीज को खींच के लंबा करो तो वापस आने का भी एक टेंडेंसी रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना लेंथ को रिस्टोर करने के लिए क्या करेगा, ये छोटा होने की कोशिश करेगा। छोटा होने की कोशिश करेगा मतलब इसमें टेंशन क्रिएट होगा, ये पॉइंट को खींच के नीचे लाएंगे। कौन खींच के नीचे लाएगा, ये जो बढ़ गया है एलोंगेटेड पार्ट, वो इसको खींचेंगे नीचे लाके इधर लाने की कोशिश करेंगे। जब ये पार्ट इसको खींचेगा, साथ साथ इसको भी तो खींचेगा। नहीं, मैं अगर एक खंबा को पकड़ के अगर कोई ब्लॉक को खींच रहा हूं, मतलब खंबा को भी ढकेल रहा हूं कि नहीं ढकेल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद रेस्ट पे हूं। तो ये जब इसको खींचेगा तो इसको भी खींचेगा, तो होगा क्या, ये तो नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। समझ में आया? तो थोड़ी देर में क्या देखोगे, ये जो वेव आप यहाँ पे बनाए थे, थोड़ी देर में ये सबसाइड हो गया है, लेकिन वेव यहाँ पर आ गया है। फिर थोड़ी देर बाद ये सबसाइड हो गया है, वेव यहाँ पर आ गया है। सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि वेव इज ग्रेजुअली मूविंग। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो चेंज इन लेंथ हुआ उसको ओरिजिनल लेंथ रिस्टोर करने की एक टेंडेंसी था, इसलिए हुआ। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव गया इसके अंदर से, क्यों गया, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अगर किसी एक मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो वो ट्रांसवर्स वेव को पास करवा सकता है। जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है वो ट्रांसवर्स वेव को पास नहीं कर सकता। इलास्टिक प्रॉपर्टी मींस द टेंडेंसी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, है ना, आफ्टर एनी डिफॉर्मेशन। अब देखो लिक्विड का तो कोई अपना शेप होता नहीं है, लिक्विड को जैसे कटोरी में रख दो ऐसे कटोरी में रह जाता है, इसका मतलब उसका कोई ओरिजिनल शेप एंड साइज नहीं है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें नहीं। गैसेस का अगर एक्सपांड करके छोड़ दोगे क्या खुद कंप्रेस हो जाएगा, उसके भी नहीं है। तो एज ए होल इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस और इन केस ऑफ फ्लूइड्स दिस प्रॉपर्टी इज हार्डली सीन। ठीक है, थोड़ा सा रहता है लेकिन वो नेग्लिजिबल स्मॉल है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव को जाना इसके अंदर बड़ी मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है? ट्रांसवर्स वेव आसानी से जा नहीं सकते। ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट इजीली पास थ्रू फ्लूइड मीडियम। समझ में आया? लेकिन फ्लूइड मीडियम, फ्लूइड्स आर इजीली कंप्रेसिबल, कंप्रेस करके छोड़ देंगे। कोई मान लो पेट्रोल है, कंप्रेस किए छोड़ दिए तो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। फ्लूइड्स कैन इजीली बी कंप्रेस्ड एंड रिलैक्स टू इट्स और रिस्टोर टू इट्स टू देयर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो उनके पास कंप्रेसिबिलिटी टेंसर होने की नेचर होने के कारण लॉन्गिट्यूडिनल वेव उनके अंदर से आसानी से जा सकता है। समझ में आया? तो फ्लूइड्स के अंदर कंप्रेसिबिलिटी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव आसानी से जा सकता है। फ्लूइड्स के अंदर इलास्टिक नेचर नहीं है तो हम कहेंगे कि उनके अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब ट्रांसवर्स वेव को फ्लूइड्स के अंदर जाने में काफी दिक्कत होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल है उनके अंदर आसानी से चले जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज को हम लिखना चाहते हैं। ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव passes through a medium by compression and rarefaction of the medium. Rarefaction of medium. ठीक है, as fluids are compressible, fluids are compressible, therefore a longitudinal wave can easily pass through fluids. समझ में आया? जैसे आप जानते हो कि वाटर इज ए डेंसर मीडियम फॉर लाइट। फिलहाल तो हम लोग लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, उसको लाइट भी एक नॉन मैकेनिकल वेव तो है,
लेकिन ट्रांसवर्स वेव है, खैर उसके बारे में नहीं बोल रहे। वाटर इज ए डेंसर मीडियम फॉर लाइट बिकॉज लाइट कैन नॉट इजीली पास थ्रू इट, बट वाटर इज ए रेयर मीडियम फॉर साउंड बिकॉज साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ध्यान में रखना, सो वाटर इज ए रेयर मीडियम फॉर साउंड। साउंड एयर में जितना स्पीड में जाता है, पानी के अंदर उससे ज्यादा स्पीड में जाएगा। अगर एक बहुत लंबा सा रेल है, बहुत लंबा सा रेल है, और अगर रेल की एक तरफ आप हथौड़े से मार दोगे तो आप देखोगे हथौड़े से मार दिए तो रेल का अदर एंड पे साउंड पहुंचने से पहले वाइब्रेशन पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? कौन सा मीडियम में कैसे जाता है, डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिसमें मैं आ रहा हूं धीरे धीरे। तो इसमें हम देखेंगे तो इसके अंदर से भी जा रहा है, कौन मीडियम के अंदर से भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव जा रहा है, फ्लूइड के अंदर से भी जा रहा है। लेकिन फ्लूइड्स के केस में ये बहुत ही आसानी से प्रोपागेट करता है, तो फ्लूइड्स आर कंसीडर्ड एज रेयर मीडियम्स फॉर ए साउंड वेव। समझ में? तो क्या कहेंगे इसमें, एग्जाम्पल में लिखेंगे वाटर इज ए डेंसर मीडियम फॉर लाइट बट रेयर मीडियम किसको कहते हैं, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा होता है, नहीं, रेयर मीडियम फॉर साउंड। क्यों? साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। समझ में आया? सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन इजीली पास थ्रू फ्लूइड्स एज फ्लूइड्स do not possess elastic property, therefore transverse waves cannot easily pass through them, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं, अभी दिखाया मैं कि ट्रांसवर्स वेव को जाने के लिए अगर हम कोई ट्रांसवर्स वेव ले रहे हैं, ये पार्टिकल को धक्का दिए, पार्टिकल ऊपर आया तो इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण खींच के नीचे आने की कोशिश करेगा, तब दूसरा पार्टिकल हिलेगा डोलेगा। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, मान लो कि एल्युमिनियम का वायर था, मैं क्या किया जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं, मैं मार दिया था एल्युमिनियम के बाद जो वायर था उसका शेप ऐसे हो गया, कोई वेव नहीं जा रहा क्योंकि इसके पास कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। लेकिन अगर ये एक रबर का वायर होता तो जैसे मार के छोड़ दिया ये नीचे आ जाएगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण ये आगे वेव भागेगा। उसमें स्टील का वायर होगा तो वेव विल गो, एल्युमिनियम में वेव विल नॉट गो। तो हम क्या देखे, ट्रांसवर्स वेव को जाने के लिए कौन सा वेव, जिसमें पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। कोई वेव ऐसे जा रहा है, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव आगे जा रहा है। तो ऐसा वेव के केस में जो मीडियम है वो मीडियम को इलास्टिक होना बहुत जरूरी है। फ्लूइड्स के पास कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, उनको किसी भी शेप में रख दो रह जाते हैं, उनका कोई अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता है, गैसेस का कोई अपना फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, तो इसलिए उसके अंदर से ट्रांसवर्स वेव जाते हैं लेकिन आसानी से नहीं जा पाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स कैन नॉट इजीली पास थ्रू देम और फ्लूइड्स बिहेव एज डेंसर मीडियम फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। समझ में आया क्या? दैट मींस फ्लूइड्स बिहेव एज डेंसर मीडियम फॉर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के लिए ये डेंसर मीडियम जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हम देखें कि फ्लूइड के केस में लॉन्गिट्यूडिनल वेव आसानी से जाता है और ट्रांसवर्स वेव आसानी से जा नहीं पाता है। इन केस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स में क्या उसमें कंप्रेसिबिलिटी है? हाँ, कोई सॉलिड को अगर कंप्रेस करके छोड़ेंगे ओरिजिनल शेप में आ जाता है, लंबा करके छोड़ेंगे फिर से छोटा हो जाता है। कंप्रेसिबिलिटी भी है, इलास्टिसिटी भी है। इन केस ऑफ सॉलिड देयर एग्जिस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, दोनों एग्जिस्ट करते हैं
So both longitudinal and transverse waves can pass through solids. दोनों वेव जा सकते हैं पास थ्रू, ठीक है, सॉलिड में दोनों वेव जा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी जा सकता है, ट्रांसवर्स वेव भी जा सकता है। तो जब हम इसमें एक वेव भेजेंगे वो कौन सा वेव के रूप में जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल बन के जाएगा, कोई एनर्जी भेजेंगे वो लॉन्गिट्यूडिनल बन के जाएगा कि ट्रांसवर्स बन के जाएगा, कैसे पता चलेगा? कैसा पता चलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। वी आर कंटिन्यूइंग विद पॉइंट नंबर 6। ये सारा चीज अगर आप याद रखोगे तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप कर पाओगे। पॉइंट नंबर 6 में कंटिन्यू कर रहे हैं। However, the type of wave passing through a solid depends on mode of excitation। कैसे हम वेव बना रहे हैं? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक कॉपर बार है और ये बार के बीच में क्लैंप हुआ है, ये क्लैंप यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, रिजिडली फिक्स्ड कर दिया। अब अगर ये बार को मैं यहाँ पर मार देता हूँ हथौड़े से, ऐसे करके मार देता हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये हिलते डुलते आएगा और इधर भी एनर्जी पहुंचेगा। तो पार्टिकल्स विल ऑल वाइब्रेट लाइक दिस, एनर्जी विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसे मारने से, ऐसा मारने से किस किस्म का वेव बन रहा है? पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और ये वाइब्रेट करते हुए इधर जा रहा है। तो ऐसा एक मारना कैसा वेव बनाएगा? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेव बनाएगा। तो ऐसे मार दिया तो ट्रांसवर्स वेव बनाएगा। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे मार देता हूं तो ये मीडियम कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होगा, रेडिफाई होगा, ऐसे करते जाएगा। सो बाय स्ट्राइकिंग लाइक दिस आई प्रोड्यूस ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन इट। मोड ऑफ एक्साइटेशन में कैसे मार रहा हूं उसको वो डिसाइड करेगा कि किस किस्म की वेव जा रहा है। तो पक्का प्रीतिश के मन पे तो आ रहा होगा, सर अगर ऐसे मार देंगे तो क्या होगा? क्यों प्रीतिश, है ना? अगर ऐसे मार देंगे तो ऐसा जो अभी आया, वेरी गुड। तो ये जो इंपल्स है, इस इंपल्स का एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा, एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा। ये कंपोनेंट के चलते क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव बनेगा। ये कंपोनेंट के चलते एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनेगा। तो इसमें कैसे वेव बनेंगे? दोनों मिले जुले चलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। बोथ द वेव्स विल बी साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू, ठीक है। तो जब दोनों वेव इसके अंदर से जाएंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए रिपल। रिपल इज व्हाट? ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जो कि आपकी कोर्स में नहीं है, ठीक है। आपकी वेव में कोर्स में खाली ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो ट्रांसवर्स एक्साइटेशन, ये टेंशन का सन इधर आके तकलीफ कर रहा है इसको भरा। सो क्या हुआ? अगर ऐसे मार देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव जाता है, ऐसे मार देते हैं ट्रांसवर्स वेव जाता है, टेढ़ा मार देते हैं तो रिपल्स आर फॉर्म्ड इन दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग कभी कोई ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में देखे होंगे, मैं बताना चाहूंगा ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा होता है। It's a instrument to measure frequency of different other musical instruments। तो उसमें क्या करते हैं, इसमें इसको एक रबर पैड रहता है, रबर पैड के ऊपर इसको ऐसे मार देंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। एंड देन दैट वाइब्रेशन, दिस लेंथ, ये सबको मेजर करके फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो हुआ क्या? जैसे रबर पैड पे इसको मार दिए, ये ऐसा वाइब्रेट करते आएगा, ऐसा वाइब्रेट करते आएगा, और कुछ देर के बाद देखोगे ये भी वाइब्रेट कर रहा है ना। लेकिन जब ये ऐसे वाइब्रेट करते हुए आएगा, ये जोन में भी वाइब्रेशन ऐसे हुआ, तो इससे आगे जो वाइब्रेशंस होंगे वो इस किस्म का होने लगेंगे,
आर यू गेटिंग? अगर इसको यहाँ पर मारने के बाद नीचे रख दोगे तो देखोगे वो नीचे बैठ के गुड़ करता है, इट इज जंपिंग। समझ में आया क्या हुआ? तो इसको कहते हैं प्रॉन्स, इसको कहते हैं स्टेम, इसको कहते हैं प्रॉन्स। ठीक है, तो प्रॉन्ग में जो वेव है वो किस किस्म का वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स वेव। और स्टेम में जो वेव है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यस ये आ गया है, पहले से एंट्रेंस में आ चुका है, एग्जैक्टली याद नहीं, इधर केबीपीआई और कोई आईआईटी स्क्रीनिंग का। तो आपको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल आप कहोगे वेव्स इन दी प्रॉन्ग्स ऑफ, दो प्रॉन्ग है ना इसलिए प्रॉन्ग्स कहते हैं, प्रॉन्ग्स ऑफ ए ट्यूनिंग कॉर्ड आर longitudinal, sorry, transverse, but in the stem the wave is longitudinal, बड़ा इंपॉर्टेंट है, wave is longitudinal। ठीक है, तो हम लोग इसके नेचर के बारे में देख रहे हैं, बेसिक नेचर के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन के ऊपर। वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि वेव धीरे धीरे, हम लोग उसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहे हैं। अभी तक तो उसके नेचर के बारे में देख रहे थे, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आएंगे। पॉइंट नंबर 7 जो हम लोग पहले लिख चुके थे लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं किया था, वो क्या था? A wave propagates through a medium, and how conveniently, how easily the wave will propagate, that depends upon the elasticity and density of the medium. तो क्या लिखेंगे? Velocity of a wave in a medium depends on elasticity and density of the medium, density of medium, ये याद रखना। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं बहुत सारा बर्ड, ये मान लो स्टील बॉल्स है, they are all mounted by different sticks, different stick के ऊपर ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, ऐसे करके बहुत सारे बॉल्स को ऐसे रखे। और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा धक्का देता हूं, मान लो कि दीज आर ऑल स्टील रॉड्स, मतलब ये ऑसिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा धक्का दूंगा तो धीरे से ऑसिलेट करेगा, मैं कुछ एनर्जी दिया लेकिन आगे नहीं जा रहा, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू स्ट्राइक द अदर वन, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, है कि नहीं? ये इसके पास ऑसिलेट करने की जगह जोर से एनर्जी दूंगा तो कुछ एनर्जी यहाँ पे जाएगा, ये इसको थोड़ा सा मारेगा, फिर ये इसको, फिर ये इसको, है कि नहीं? और धीरे धीरे जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि ये इतना एम्पलीट्यूड लेके ऑसिलेशन किया तो थोड़ा सा मारा, फिर ये हिलने डुलने लगा, जब ये इधर आया था ये फिर दोबारा जाके मारा, फिर थोड़ा और जोर से हिलने लगा, धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। कुछ समय के बाद ये इसको ट्रांसमिट करना शुरू करेगा, इट इज गोइंग वेरी स्लो बिकॉज द पार्टिकल्स आर स्पार्स, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन सारे पार्टिकल अगर क्लोजली पैक होते तो ऑब्वियसली और जल्दी चले जाता है एनर्जी। आर यू गेटिंग? So how closely the particles of the medium are packed, that matters to the propagation or the magnitude of velocity. इसका मतलब how closely particles are packed means what is the density? Density ज्यादा है मतलब particles are very closely packed to each other. So density के ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर? सपोज ये स्टील नहीं है, क्या है? ये एल्युमिनियम का है। आप जैसे इसको धक्का दिए पता चला बेचारा टेढ़ा हो गया और रह गया, एनर्जी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसके पास कोई इलास्टिक एनर्जी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। हो सकता है इसको लगेगा ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, इतना दूर आके डाई आउट हो गया, कोई एनर्जी नहीं जा रहा है। 2-3 पार्टिकल हीट हो गए, आगे का सीरीज खाली पड़ा है, नथिंग इज मूविंग। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होना जरूरी है, एज वेल एज डेंसिटी के ऊपर भी मैटर करता है। हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर पैक्ड, उस हिसाब से वेव प्रोपागेट करता है। लेकिन साथ साथ आपको यह भी याद रखना है, अगर कोई मीडियम में इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है
तो उसमें वेव प्रोपागेट नहीं करेगा। जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा सा लोहे का रॉड है, चलो मान लेते हैं कि 20 मीटर लॉन्ग। अगर आप यहाँ पे अगर छोटा से भी एक वेव क्रिएट करोगे, दूसरे के लोहे का कांटी से लेके एक बार खरोच कर दोगे, इधर कोई दूसरा अगर इस पे कान लगा के बैठा है, he can sense the vibration। नहीं, यहाँ पर अगर कोई धीरे से ऐसे मार देगा तब भी वो सुन पाएगा, हाँ कोई तो कुछ छेड़खानी किया है, that vibration will go। लेकिन सोचो इतना बड़ा सा एक सैंड बैग है, सैंड का इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, पार्टिकल्स आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर। सैंड बैग यू अंडरस्टैंड। आप देखो अभी जमीन पे कोई दौड़ रहा है, आपके घर की छत पे कोई दौड़ रहा है, आपको पता चल रहा है कि देयर इज वाइब्रेशन, मींस समवन इज रनिंग। सी बीच में कोई दौड़ते दौड़ते आपके बगल में भी आ जाएगा, यू कैन नॉट नो बिकॉज सैंड इज नॉट हैविंग एनी इलास्टिक प्रॉपर्टी, इसमें कोई वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं होता है। नहीं, कोई सैंड बैग पड़ा है, इसमें सैंड भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है, आप हथौड़े से अगर इधर मारोगे, इधर खड़े होने वाले आदमी को कोई वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। आप जमीन पे 10 फीट दूरी पे कोई खड़ा है, यहां पर आप जंप करो उसको वाइब्रेशन मिलेगा नहीं, लेकिन सी बीच पे जंप करो वाइब्रेशन नहीं मिलने वाला, बिकॉज इट इज हैविंग नो इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी होना जरूरी है, डेंसिटी होना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन ये समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना कि वेलोसिटी कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम की नेचर के ऊपर। समझ में आया क्या? एक पर्टिकुलर मीडियम में वेलोसिटी फिक्स्ड, velocity depends upon the type of wave and the nature of medium। thus velocity of wave, velocity of a wave in a medium depends upon the type of wave। टाइप मतलब कौन सा टाइप, लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स ये टाइप, ठीक है। एंड नेचर ऑफ द मीडियम, टाइप ऑफ वेव मतलब किसी दूसरा चीज नहीं, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी वो सब नहीं है। टाइप ऑफ वेव मतलब सिंपली लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स है, ठीक है। एंड नेचर ऑफ मीडियम मतलब एक पर्टिकुलर मीडियम में कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का वेलोसिटी बराबर रहेगा, एक पर्टिकुलर मीडियम में कोई भी ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी बराबर रहेगा। एयर मीडियम में जब मैं चिल्लाता हूं और कोई लड़की चिल्लाती है, दोनों का आवाज में अंतर है, दे आर टू डिफरेंट साउंड वेव्स, एक हाई फ्रीक्वेंसी का है, लो फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन मेरा साउंड का वेलोसिटी जितना है उसकी साउंड का वेलोसिटी उतना है। कोई पॉन्ड में अब इतना बड़ा पत्थर डाल दोगे, वेव जाएगा किनारे तक भागेगा, जितना वेलोसिटी में भागेगा, छोटा सा पत्थर डाल दो उतने ही जोर से भागेगा। द वेलोसिटी ऑफ वेव इज सेम बिकॉज द मीडियम इज सेम एंड द नेचर ऑफ वेव इज सेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते वक्त, इफ मीडियम इज सेम एंड द टाइप ऑफ वेव इज आइदर लॉन्गिट्यूडिनल और कोई एक ही टाइप का वेव है, तो आप कहोगे वेलोसिटी तो वही रहेगा, वो वेव गया था जितना वेलोसिटी में गया था, ये वेव जाएगा तो उतनी वेलोसिटी में जाएगा। वो बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज पासेस थ्रू दिस मीडियम विद दिस वेलोसिटी, ये करके दे देगा। दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वेलोसिटी तो वही रहेगा, वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो नेचर ऑफ द वेव एज वेल एज नेचर ऑफ द मीडियम बोथ ऑल टुगेदर फिक्स द वेलोसिटी। समझ में आया क्या? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट को पानी के अंदर से जाने के लिए जितना समय लगेगा, एक्सरे को जाने के लिए उतना ही समय लगेगा, गामा रे को जाने के लिए उतना ही समय लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बदलाव आता है डिपेंडिंग अपॉन दी वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। दैट बदलाव को फिलहाल तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, हम कहेंगे कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा, फिलहाल तो मोस्टली हम कहेंगे कि वो सेम रहेगा। बहुत ही माइनरली चेंज आता है जिसके चलते डिस्पर्सन होता है, वो तो क्लासिकल का फंडा आ गया। सम वेरिएशंस आर देयर, लेकिन हम मैकेनिकल वेव की बात करेंगे तो कोई ट्रांसवर्स वेव, एक ट्रांसवर्स वेव एक मीडियम में इतना वेलोसिटी में जाता है तो सेम मीडियम में दूसरा ट्रांसवर्स वेव भी उतनी ही वेलोसिटी में जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये हो गया। कहने का मतलब है ये कोई एक रस्सी है, सोचो इसको अगर मैं धीरे से ऐसे हिला दिया, धीरे से ऐसे, तो वे करते 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 आगे पहुंचा। घड़ी देखो कितना समय लगा, मान लो 2 सेकंड लगा, जोर से करो,
2 सेकंड ही लगेगा, जल्दी नहीं पहुंच जाएगा। इट विल टेक सेम 2 seconds टू गो, क्योंकि बोथ ऑफ देम वेव ट्रांसवर्स वेव मीडियम वाज द सेम। ये कंसेप्ट को न्यूमेरिकल में यूज करना है। रीडिंग तो कोई पर्टिकुलर टाइप का वेव एक पर्टिकुलर मीडियम में पर्टिकुलर वेलोसिटी में जाएगा। अगर सारे ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी बराबर होगा, सारे लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी बराबर होगा। समझ में आया? अच्छा, तो ऐसे करके हमें समझ में आया वेव की नेचर के बारे में, वेव की वेलोसिटी के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट नॉट मिस इट। इतने सारे में से जो थ्योरी के लिए क्वेश्चंस आएंगे पॉइंट नंबर 6 तक, न्यूमेरिकल के लिए ये स्टेटमेंट बड़े जोर से काम में आएगा। ठीक है।